हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज फिर एक नए एक्सपीरियंस स्टूडेंट के साथ में आपको उनका एक्सपीरियंस शेयर कराते हैं और देखिए कि कैसे इन्होंने अपने यूजीसी नेट एग्जाम यानी कि सब्जेक्ट हिस्ट्री और फर्स्ट पेपर जो कि कॉमन होता है, दोनों को किस तरीके से बैलेंस बना के अपने एग्जाम को क्लियर किया है। तो आज जानेंगे आकांक्षा भारद्वाज से उनके अनुभव को कि कैसे उन्होंने इसके अंदर कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई, कैसे उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया और जो लास्ट एग्जाम अभी जिसका रिजल्ट आया है जो दिसंबर 2022 का, उसके अंदर ये सफलता इन्होंने अर्जित की है और आगे भी अपनी इसी सफलता की राह में आगे लगातार ये काम कर रही है। तो सबसे पहले आप अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए आकांक्षा। हेलो एवरीवन। मेरा नाम आकांक्षा भारद्वाज है और मैं फरीदाबाद से हूँ। और मेरी ये जो यूजीसी नेट की जर्नी है बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। मैंने सीरियसली पिछले साल से ही तैयारी शुरू की थी। इससे पहले मैं 2018 में एक अटेम्प्ट दे चुकी थी। लेकिन तब मैंने पेपर 2 के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं थी और सही बताऊँ तो समय भी बहुत कम था। कुछ मैं पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को चलते और साथ में अपनी एजुकेशनल और प्रोफ़ेशनल दोनों कई सारी चीज़ों को साथ में लेके चलती हूँ। तो मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ पाऊँ और गाइडेंस तो थी ही नहीं किसी की कि कोई मुझे बताता कि क्या बुक्स पढ़नी चाहिए या कम समय में कैसे तैयारी करनी है। तो उस बार मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ पेपर 1 पढ़ा और कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं था, जिस वज़ह से पेपर 1 में मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया, लेकिन पेपर 2 में बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं था, जिस वज़ह से पेपर क्लियर नहीं हुआ। और उस बार मैंने फिर बस उस बार छोड़ ही दिया था। मैंने ट्राई ही नहीं किया 2018 के बाद में। मैंने बीएड वग़ैरह में एडमिशन ले लिया और फिर उसके बाद पिछले साल फरवरी में मैंने डिसाइड किया कि मैं एक और चांस लास्ट टाइम सोच कर के एक बार एक चांस और दूँगी। और तब मैंने सर से संपर्क किया और तब मैं सर के साथ जुड़ी और तब मेरी वहाँ से जर्नी शुरू हुई, जो मैंने अब दिसंबर 2022 में मेरी कुछ हद तक कंप्लीट हुई है नेट को लेकर। अभी जेआरएफ के लिए प्रयासरत हूँ, जून 2023 में। एक बहुत ही देखिए, मैं एक बात और बताता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। नेट और जेआरएफ, कुछ स्टूडेंट जो बिल्कुल फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट जो जानते हैं कि भाई नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, वो एक ही सिंगल एग्जाम के अंदर ये दोनों की दोनों जिनका स्कोर जो है कुछ क्वेश्चन से ज्यादा होते हैं तो उनका जेआरएफ होता है और जिनका थोड़ा 5 या क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है नेट और जेआरएफ के बीच में, तो इनकी जो परसेंटाइल बनी है वो 98 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटाइल है, यानी कि मैक्सिमम एक। 98.7। हाँ, मैक्सिमम एक या दो क्वेश्चन से इनका जेआरएफ यहाँ पे अभी रुका है, लेकिन वही है कि मेहनत करने वाला कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी है आप में से मेहनत करता है और एक सही दिशा में आपकी मेहनत रहती है, तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। हालांकि हमें लाइफ में कई बार डिमोटिवेट मतलब लगता है कि यार अब कुछ नहीं है, अब शायद छोड़ ही दे इसको, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए। इन्होंने 2018 में दिया, 2018 के बाद में 2022 में तैयारी शुरू की। 2018 से पहले वो कोई दूसरी फील्ड के अंदर ही शायद आप जॉब कर रहे थे, तो कौन से फील्ड में थे आप? हाँ जी। सर मैंने एमए हिस्ट्री के टाइम पे ही मतलब उससे जस्ट 1 साल पहले मैंने मास कम्युनिकेशन भी किया था। तो मास कम्युनिकेशन करने के बाद मैंने डिजिटल मीडिया में कुछ सर्टिफ़िकेशन कोर्सेज़ किए। तो मेरा जो इंटरेस्ट और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन थी, वो दूसरी फ़ील्ड में थी। लगभग 5 साल मैंने वहाँ पर काम किया। फिर जैसे कि लाइफ़ चलती है, थोड़ी-सी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं। तो बस उसी के चलते मुझे वो अपनी लाइन को थोड़ा क्विट करना पड़ा। इसके बाद मैं एजुकेशन वाली लाइन में अपना आ गई, बीएड किया और इस बीच में शादी हुई, बच्चे भी हैं घर में और अब परिवार भी है, कुछ फ्रीलांस वर्क भी करती हूँ, तो बहुत ही सीमित समय है। मैं छोटा-छोटा समय अपना चोरी करके तब पढ़ाई करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे ये दिखाना है कि मैंने कितनी मेहनत की। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसे बहुत लोग हैं, जो हमेशा शिकायत करते हैं कि टाइम नहीं मिलता, समय नहीं है। तो समय निकालना, उसको मैनेज करना सब हमारे हाथ में होता है कि हम किस तरीके से एक जॉइंट फैमिली में रहते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं। हम अपनी फ्रीलांस वाला जो मेरी इंडस्ट्री है कि मेरा मुझे घर वर्क फ्रॉम होम मिलता है, मैं वो भी करती हूँ। और अब तो मैं पिछले 4-5 महीने से पढ़ा भी रही हूँ पेपर 1 और साथ में छोटा बच्चा भी है और बहुत सारी चीज़ें जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमारी सोशल लाइफ़ भी हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना, मैनेज करना एक डिफ़िकल्ट टास्क तो है, लेकिन मैनेज करना अपने ही हाथ में होता है। तो खुश रह के कर लो या दुखी रह के कर लो, तो करना तो है ही, तो खुश रह के ही करना चाहिए, मेरा तो ये। खुश रह के करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, करना तो है और ये हमें बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है कि भाई ज़्यादातर विशेष तौर पे लड़कियों के साथ कि भाई और शादी के बाद तो विशेष तौर पे रहता है कि भाई
अब इसको कैसे बैलेंस करें, टाइम नहीं मिलता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक है। बट यही है कि फाइनल रिजल्ट यही है कि भाई करना तो पड़ेगा। अगर आपने ठान रखी है कि मैंने ये काम करना है और करना है, तो फिर अगर आपके मन में है, जिद है एक, और उस जिद पे आप प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्लियर भी हो जाती है। कोई ऐसी भी बात नहीं है बहुत वो। डिमोटिवेटेड भी हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लगता है कि छोड़ो अब क्या है, क्योंकि इतना सब जब सफर करना पड़ता है कि हम बच्चे को भी टाइम नहीं दे रहे हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ भी बहुत कम टाइम बिता पाते हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन होती रहती है बीच बीच में। तो खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं, थोड़े दिन और, जब हो जाएगा तो फिर सब वसूल हो जाएगा, सूद समेत मिल जाएगा। तो ये सब सोच करके, और हाँ, फैमिली का सपोर्ट तो वो होता ही है, उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो लोग भी बीच-बीच में मोटिवेट करते रहते हैं। हालाँकि मैंने जब ये वाला एग्ज़ाम दिया था अपना दिसंबर जून वाला, जो इससे पिछले वाला अटेम्प्ट था, तो उसमें मेरे 2 या 3 क्वेश्चन से मेरा नेट रुक गया था तब। 95.6 परसेंटाइल तब मेरी रही थी, लेकिन फेलियर के बावजूद भी मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिला। जो मुझे लगा अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ 95.6 परसेंटाइल तक, तो मतलब 2-3 क्वेश्चन की ही, 4-5 क्वेश्चन की बात है, इतना तो हो ही जाना है। अगर मैं इतना करके कर रही हूँ, तो वहाँ से मैं डिमोटिवेटेड ना हो करके मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिला। मतलब मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हूँ। मुझे उस टाइम पे ये लग गया था कि बहुत पीछे तो नहीं हूँ, मतलब हो जाएगा, कुछ थोड़ा-सा ही मेहनत करने की ज़रूरत। तो वहाँ से मोटिवेशन मुझे और ज़्यादा मिला। फिर आप लोग मुझे आपने आपसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। आप मुझे टाइम-टाइम पे गाइड करते रहे, मोटिवेट करते रहे। और मुझे याद है, आप मैं हमेशा कभी-कभी बोलती थी जब मैं डिमोटिवेटेड हो जाती थी कि सर मुझे तो लगता है मेरा तो नहीं होगा। तो आप भी बोलते थे कि नहीं होगा, देखना जेआरएफ आएगा। जेआरएफ तो आया नहीं, अभी आगे आएगा, लेकिन नेट तो होगा। नहीं, ये भी मेरे लिए तो जेआरएफ ही है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, बट एक जेआरएफ से कम भी नहीं है, बिकॉज आप देखिए, अगर ना भी अगर नेट भी ना होता तो आप छोड़ के इसको एक साइड में, इस बार हो सकता था कि एक लेवल आता है भाई मोटिवेशन का भी, या एक लेवल आता है कि एग्जामिन करने का भी, आप बोलते कि ये तो हो ही नहीं रहा है तो मैं छोड़ ही दूं। तो अब ये जेआरएफ से कम नहीं है, और मतलब जेआरएफ में बहुत कम ही दूरी है। और दूसरी चीज है, देखिए, आपके अंदर जो डेडिकेशन है, जो मतलब आप जिस तरीके से काम करते हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप रेगुलरिटी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ काम करते हैं। देखिए, आकांक्षा जी हमारे साथ पेपर फर्स्ट में भी जुड़ी हुई है, जो कि बच्चों को अभी मोटिवेट करती है। देखिए, दो दो चीजें हैं कि पिछले बैच के अंदर हमने ही पेपर फर्स्ट पढ़ाया था, लेकिन वही चीजें है कि भाई सब्जेक्ट भी है, और सब्जेक्ट में भी एक वाइड सिलेबस आपका आता है, और वाइड सिलेबस के साथ में पेपर फर्स्ट, जो कि लगातार जो चेंज हो रहा है पेपर फर्स्ट के अंदर, तो उन चीजों को बैलेंस करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती, जिम्मेदारी रहती है। तो मैंने तो यही सोचा कि इनका स्कोर जो है, पिछली बार जब इनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तब भी, और अब भी, या उससे पहले भी, क्योंकि देखिए दोनों एक अलग अलग चीजें है, सब्जेक्ट अलग चीज है और पेपर फर्स्ट दोनों अलग चीजें है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारा सब्जेक्ट के अंदर 75 क्वेश्चन सही हुआ है और पेपर फर्स्ट में मात्र मान के चलिए कि 10-15 क्वेश्चन सही हुआ है, और आप, हो सकता है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो आप, ये नहीं है कि आप सब्जेक्ट में फेल है, या आपको सब्जेक्ट नहीं आता है, या आप उसको टीचिंग स्किल अगर आपने पहले कर रखी है तो वो स्किल नहीं है। आप है कि श्योर यहाँ पे आप सक्सेस है बिल्कुल। तो यही चीज इनके साथ में है कि फर्स्ट पेपर इनका ऑलरेडी बहुत ही अच्छा था, और उसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छे से काम भी किया था। अब पिछले कुछ समय से हमारे साथ में फर्स्ट पेपर के लिए जुड़ी भी हुई है, लगातार काम कर रही है बच्चों के साथ में, और बहुत ही बढ़िया एक जो रिजल्ट जो है बच्चों के साथ में, वो तो जुड़ के मिल ही रहा है। तो वो रिजल्ट मिल रहा है, तो इस बार जो रिजल्ट आएगा वो अच्छे से बेहतर आएगा। इस बार तक तो जो रिजल्ट आया है, वो सब्जेक्ट के दम पे पेपर फर्स्ट भी कराते थे, बट वो 100% के साथ नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार जो रिजल्ट बनेगा, जहां पे जो स्टूडेंट पेपर फर्स्ट के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो स्टूडेंट पेपर सेकंड के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो रिजल्ट इस बार डबल हमारा रहेगा, मैं उम्मीद यही करता हूं। तो लगातार आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे बताइए कि भाई पेपर फर्स्ट में अब कैसे तैयार करना चाहिए बच्चों को, जून बहुत पास में है। फर्स्ट में मैं हमेशा बोलती हूँ, जुड़े हुए हैं कि हमारे पास 3 पोर्शन ऐसे होते हैं जो जिनमें आप 100% स्कोर ला सकते हो। सबसे पहला डीआई होता है, सेकंड आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, और थर्ड आपका होता है रीजनिंग और मैथ्स के जो दूसरे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग या अदर जो टॉपिक है उनसे। तो कुल मिला के अगर आपने मैथ्स की प्रैक्टिस की हुई है, क्योंकि जो डीआई है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता,
बहुत बार होता है कि कुछ टिपिकल आ जाता है, जैसे इस बार सेकंड था लेकिन फर्स्ट आसान था। लेकिन जिसने रेगुलर प्रैक्टिस की होगी, उसके लिए आसान हो जाता है। तो बात ये है कि ये 10 या 5 दिन का खेल नहीं, ये है कि आप आज से ही, इवन अगर आपने पहले से शुरू की हुई है, पहले दिन से जब से भी आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपकी पकड़ डीआई के ऊपर मजबूत होनी चाहिए, आरसी के ऊपर मजबूत होनी चाहिए कि मेरे ये 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं, ये मेरे गलत नहीं होंगे। अगर आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि 25-30 के बीच में आपका स्कोर आराम से आएगा आउट ऑफ 50। और ये ऐसी बात है कि लोग ना क्या करते हैं, पेपर 1 को सीरियसली लेते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं, इसीलिए पॉइंट पॉइंट से रुकता है। पेपर 2 अच्छा होने के बावजूद वो लोग क्या करते हैं, वो पूरा टाइम अपना पेपर 2 पर देते हैं, पेपर 1 कि हम लास्ट के 10 दिन पढ़ लेंगे या हफ्ते में पढ़ेंगे, और वो नहीं हो पाता क्योंकि अब वैसा लेवल नहीं रह गया जो 2018 से पहले कभी आया। अब जो है पढ़ाई की, इन डेप्थ स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्वेश्चन अब कॉन्सेप्चुअल तरीके से पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। आपके साथ जितना डिफिकल्टी लेवल हिस्ट्री में या हमारे सब्जेक्ट में हो गया है, उतना ही डिफिकल्टी लेवल पेपर 1, ये आप सभी देख रहे हैं। और दूसरी चीज़, एक तो रेगुलर प्रैक्टिस, और दूसरी चीज़ कि आप प्रीवियस ईयर को बिल्कुल ही छोड़कर ना जाएँ। फिर वो चाहे पेपर 1 के बारे में हो या पेपर 2 के बारे में हो, प्रीवियस ईयर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि डिट्टो एज़ इट इज़ क्वेश्चन ही उठ के आएँगे। लेकिन कॉन्सेप्चुअल, अगर आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जर्नी आसान। ठीक है। तो यानी कि हमने अभी जो पेपर फर्स्ट स्टार्ट किया था अभी आपके साथ में, तो लगातार जो ये वाला पोर्शन है मैथमेटिकल पोर्शन जिसमें रीजनिंग डीआई या लॉजिकल रीजनिंग है, वो मतलब दोनों अलग अलग पार्ट में हमने शुरुआती दिन से ही हमने इसको अलग से सेपरेट किया है कि लगातार इसका रिवीजन आपके एग्जाम तक तो होना ही चाहिए। लगातार आपको मैथमेटिकल जो पोर्शन है या रीजनिंग वाला पोर्शन है, हर रोज आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो अगर बैकग्राउंड देखें तो मैथमेटिकल पार्ट नहीं होता है, और उसके तहत फिर हम एक चीज ये पाते हैं कि लास्ट के 5 7 10 दिन के अंदर हम इसको कर भी नहीं पाते। एक फ्रस्ट्रेशन वाली बात रहती है कि भाई मेरा नहीं हो पाया है ये वाला पार्ट है ना। अगर पहले दिन से आप करेंगे, अभी भी आप लोगों के पास में समय है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो पेपर फर्स्ट या पेपर 2 के अंदर आप जुड़ सकते हैं लगातार। अभी भी जून के लिए आपके पास में पूरा 1.5 से 2 महीने का समय आपके पास में अभी भी है आपके। ठीक है, तो पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल रहता है ना। हाँ जी जी। सर। तो ज्यादातर पीवाईक्यू भी हमें कौन से मतलब जैसे कि रहता है कि लास्ट, कुछ नए स्टूडेंट होते हैं लास्ट 10 ईयर ले ले, तो लास्ट 10 ईयर का तो मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। लास्ट 10 ईयर का कोई अब फ़ायदा नहीं है, कि पैटर्न चेंज हो गया है। तो 2018 के बाद मुझे लगता है कि आपको ना, मतलब पीछे से जाना चाहिए कि जैसे अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, पहले आप ये वाले सॉल्व कीजिए। मतलब अगर ये वाले क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास अवेलेबल है, जो अभी दिसंबर हमारे जो अभी अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर 2022 का, तो पहले आप इन्हें सॉल्व कीजिए, फिर जून 2022 का कीजिए, फिर इस तरीके से करके पीछे-पीछे का करते जाइए। बुक्स इकट्ठी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रीवियस ईयर को एनालाइज़ करते हुए अगर आप इस तरीके से बढ़ेंगे, 2018 तक के ही करने हैं, तो 2018 की बारी सबसे लास्ट में आनी चाहिए, अगर हम इस तरीके से देखें, कि पहले आप 22 के कीजिए, फिर आप 21 के कीजिए, फिर 20, फिर 19, इस तरीके से जाना चाहिए आपको। तो प्रीवियस ईयर इस तरीके से करें। और फर्स्ट सब्जेक्ट का भी ऐसे ही, मेरे हिसाब से सब्जेक्ट का भी ऐसे फर्स्ट करें। फर्स्ट पेपर का भी और सब्जेक्ट का, मतलब पेपर 2 का, दोनों का सेम ऐसा ही पैटर्न है, क्योंकि 2018 के बाद बहुत फ़र्क आ गया है पेपर के पैटर्न में। पेपर के पैटर्न में। अच्छा, टाइम बैलेंस करना, टाइम कैसे बैलेंस करना होता है एग्जाम के अंदर? टाइम बैलेंस, जैसे कि जो टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है वो हमारा मैथ्स, डीआई और आरसी, ये ज़्यादा होता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमें शुरू से ही प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो एक्यूरेसी और टाइम दोनों पे आपकी पकड़ हो जाएगी। आपकी एक्यूरेसी भी बनेगी और आपका टाइम जो कंज्यूम होता है एग्ज़ाम में, वो भी आपका कम होगा। तो सारा खेल जो है वो प्रैक्टिस का ही है। और जैसे बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम डीआई पहले करें या बाद में करें? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपने प्रॉपर प्रैक्टिस की है कि आपकी डीआई के ऊपर पकड़ है और आप इसे बना लेंगे, तो आप पहले डीआई कीजिए। लेकिन अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मैथ्स थोड़ा वीक है या थोड़ा आप श्योर नहीं हैं अपने मैथ्स स्किल्स को लेकर के, तो आप उसे लास्ट में करिए। शुरू में टाइम देंगे तो वो आपका टाइम कंज़्यूम भी होगा और फिर आप होपलेस हो जाएँगे इन केस आपसे डीआई नहीं बन रहा है। तो आप क्या करेंगे कि हमारा टाइम भी चला गया, हमारा क्वेश्चन भी नहीं बना, और उस टाइम पे क्या होगा कि आप पूरी तरीके से प्रेशर में आ जाएँगे और आपका आगे का पेपर खराब हो जाएगा। तो इसीलिए
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपकी मैथ्स स्किल्स अच्छी हैं तो पहले कीजिए, बाद में अगर बाद में तब करनी है जब स्किल्स अच्छी नहीं है या थोड़ी एवरेज है। इस तरीके से आप इसको लेके टाइम मैनेज कर सकते हैं। और माइंडसेट ये बना के चलना है कि हमें कितना टाइम किस पोर्शन को देना है। घड़ी आपके सामने चलती रहती है, उस घड़ी के चलने के दो इम्पैक्ट होते हैं। एक तो हमें बहुत ज्यादा टेंशन देती है कि भाई टाइम घट रहा होता है, तो हम उसको देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। दूसरा कि हमें उसको उस तरीके से ना देख के हमें ये देखना है कि ये हमें बता रही है कि हमें आधे घंटे में 1 घंटे में ये पोर्शन कवर करना है और हमें बाकी का टाइम कहाँ देना है। और दूसरी बात कि आपकी जो पढ़ने की स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। तो रीडिंग की प्रैक्टिस डालिए। जब आप घर में पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप बोल-बोल के कि आप कितना तेज़ी से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, कितना तेज़ी से सुन रहे हैं। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी जब रीडिंग स्किल्स बढ़ती है, तो उसके स्पीड के हिसाब से आपका टाइम कंज़्यूम उधर कम होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आपके पढ़ने की जो स्पीड है वो भी तेज़ होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम पेपर 1 में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, क्योंकि डीआई टफ आ जाता है, बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी नहीं कर पाते, ऐसा भी हो जाता है। तो उस केस में हमें ये होपलेस हो जाते हैं कि अच्छा यहाँ तो इतना टाइम लग गया, पेपर 1 के लिए अब हमारे पास कम टाइम बचा है। तो इतना कॉन्फिडेंस हो कि अगर हमारे पास 1 सवा घंटा बचा भी है, मैं बहुत कम मिनिमम मान के चल रही हूँ, तो उस केस में भी होपलेस ना होकर के हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मैं कर लूँगा, मेरी प्रैक्टिस पढ़ने में अच्छी है, मैं स्पीडली पढ़ लेती हूँ या पढ़ लेता हूँ, तो उससे हो जाएगी चीज़। होपलेस होके घबरा के कुछ नहीं। अच्छा, जो सब्जेक्ट के अंदर जो पैसेज आते हैं उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं आप? सब्जेक्ट के अंदर पैसेज, हाँ, इस बार मैंने बहुत लोगों का सुना कि पैसेज पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ऐसा हम लोग सोचते हैं और बहुत बार ऐसा होता भी है कि जो पैसेज पढ़ते हैं, उस पैसेज में से क्वेश्चन नहीं बनते। तो इस मिसकंसेप्शन की वजह से बिना पैसेज पढ़े ही आंसर टिक कर देते हैं बहुत लोग। और इस बार ऐसा हुआ था कि पैसेज ऐसा आया था कि आपको उसी में आंसर मिल रहे थे। तो उस वजह से आपके क्वेश्चन गलत ना हो, इसीलिए एक बार आपको पैसेज ज़रूर पढ़ना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपका पैसेज बहुत आसान आता है और आपको लगता है कि ये तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन को हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सॉल्व कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी अंडरस्टैंडिंग भले ही पॉजिटिव दिशा में जा रही है, लेकिन हो सकता है कि पैसेज के अंदर कुछ और तरीके से चीज़ें लिखी हो। तो पैसेज पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आसान समझ के ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए और पैसेज को एक बार तेज़ी से ही सही लेकिन पढ़ना ज़रूर है, को छोड़ना नहीं है। अभी के टाइम पे तीनों पार्ट में से एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न में से ज्यादातर ज्यादा टाइम किसको देना चाहिए तीनों में से, या बराबर देना चाहिए? मुझे लगता है कि जैसे अभी हमारे पास कम टाइम है, तो आप एंशिएंट और मॉडर्न इन दोनों पार्ट्स को अच्छे से पढ़ के चलिए। बाकी लास्ट के जो 10-15 दिन है उसमें आप मिडाइवल पढ़ लें तो होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिडाइवल में से पूछा जा नहीं रहा। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि ऊपरी तौर पर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि शब्दावली से बहुत क्वेश्चन आते हैं, रचनाओं से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब जो है शासकों से कम आने लग गए हैं और उसमें भी जो सेंट्रल जो कैरेक्टर है उससे नहीं आ रहे हैं, जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनसे ज़्यादा आते हैं। तो अब ये नहीं समझना है कि अकबर एक मतलब हीरो है मुगल काल का, तो हमें उसी से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब मुगल काल में अकबर को छोड़ के जयसिंह पे फोकस करने की बारी है, क्योंकि इस बार जयसिंह से 3-4 क्वेश्चन बने पेपर शिफ्ट 1 में। यही चीज आप प्राचीन भारत में भी, जैसे कि हम मेन मेन साइट्स को, हड़प्पा या नवपाषाण की मेन मेन साइट्स को हम पढ़ते थे। अब जैसे इन्होंने बोला कि अकबर को ना पढ़ के जयसिंह को पढ़ने की जरूरत है, यानी कि अब आपको जो है लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो को ना पढ़ के जो छोटी छोटी जो साइट्स हमारी है उन पे फोकस करना है। चाहे नवपाषाण की है, चाहे वो मध्यपाषाण की है, चाहे वो हड़प्पन है, या ये जो भी साइट्स हमारी देखने को हमारी मिलती है, इनके संबंध में हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, तो चीजों को वहां पे लेके जाना है। देखिए, जो कॉमन है वो तो सभी के लिए है ना। बट जो है, अगर आप थोड़ा सा भी इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट आप करते हैं, तो एक्स्ट्रा एफर्ट ही आपके लिए ये अलग औरों से थोड़ा अलग करेगा आपको, है ना। ये चीजें भी रहेगा। तो लास्ट टाइम में वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, एक प्रेशर बना रहता है। उस प्रेशर को कैसे कम करना, मतलब एक जब एग्जाम था तो एक फ्रस्ट्रेशन सी बनती है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? फ्रस्ट्रेशन या प्रेशर को कम करने के लिए कर सकते हैं कि सबसे पहले तो योगा करना शुरू कर देना चाहिए, प्राणायाम कीजिए और थोड़ा-सा रिलैक्स मोड में रह कर के अपना छोटे-छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए कि जैसे अगर हमारे पास 30-40 दिन बचे, हमें पता होना चाहिए कि हम 1 हफ्ते के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं।
या इन 40 दिन को हमें कैसे डिवाइड करना है, कि हमें अगर एशियन पार्ट छूट रहा है या हमारा मॉडर्न पार्ट छूट रहा है, तो उसको हम कैसे कवर करें। कवर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डेज डिवाइड करने होंगे कि हमें 10 दिन में इतना पोर्शन पढ़ लेना है, नेक्स्ट 10 डेज में हमें ये पोर्शन पढ़ लेना है। अगर हम इस तरीके से करके, और उसमें भी आप छोटे छोटे पार्ट्स में, कि 2 दिन में हमें ये एक टॉपिक को पढ़ लेना है अच्छी तरीके, या 1 हफ्ते का टारगेट बनाइए। बहुत ज़्यादा दूर तक की सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना भी एक बड़ी बात होती है। आप प्लानिंग बहुत सारी बना लेते हैं, लेकिन कर नहीं पाते फिर। तो उस केस में क्या करना है, छोटे-छोटे आपको टारगेट सेट करने हैं कि हमें 1 हफ्ते का ये टारगेट है, हमें इतना पोर्शन पढ़ लेना है, दूसरे हफ्ते का ये। तो जब आप करते जाएँगे तो आपको महसूस होगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, सिर्फ़ पढ़ते ही जाएँगे, तो हमें लगेगा जो हमने पढ़ लिया वो भी भूल गए, और कुछ नया भी नहीं हो पा रहा, और कंप्लीट नहीं हो रहा, और दिन घटते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको कवर करना चाहिए छोटे-छोटे टारगेट। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और, मैंने बहुत स्टूडेंट से सुना, इवन मेरे साथ भी ये हुआ कि हमारा कभी भी ऐसा होता है कि हमारा जो सिलेबस है, वो बहुत ही डेप्थ और बहुत ही वाइड है, तो 100% हमारा सिलेबस कभी भी कंप्लीट हो नहीं पाता। तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, तो मतलब हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा। मेरा भी नहीं हुआ था 100%, या मुझे लगता है कि किसी का भी हो नहीं पाता, चाह कर भी और नहीं हो पाता। ये शिकायत भी थी आपकी? हाँ, तो थोड़ी-सी सही थी मेरी शिकायत, तो शिकायतों को बोल देना चाहिए, इसलिए मैं बोल दिया करती हूँ। हम्म। तो इसको नहीं माइंड में रखना कि भई सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि 100% हो ही नहीं पाता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जानबूझकर ही छोड़ दें, जितना आप आराम से कर पा रहे हैं, उतना करिए, और जितना पढ़ा है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे कि हम लोग हिस्टोग्राफी पे यूनिट 10 पे कम ध्यान देते हैं। तो उस कम ध्यान देने का मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ पढ़ के ही ना जाएँ। आप प्रीवियस ईयर पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, राइटर्स के नाम पढ़ सकते हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं। हाँ, बाकी और चीज़ों के लिए, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा सिलेबस है, तो आप डेप्थ में नहीं पढ़ सकते हर एक चीज़। तो थोड़ा-थोड़ा हर चीज़ पढ़नी है, लेकिन 2 पार्ट अपने ऐसे रखिए, जैसे कि एंशिएंट और मॉडर्न, इनको आप गहराई से और अच्छी तरीके से पढ़िए। हिस्टोग्राफी और मॉडर्न को थोड़ा-सा ऊपरी तौर से पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोकस ना करके, बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना पढ़ के। छोड़ना भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उसके लिए आप परेशान हो जाएँ। आ- मेरी एडवाइस। आधुनिक भारत के अंदर जो आज के समय में हम जो देख रहे हैं, जिनको वैसे आज की सेंट्रल हमारी गवर्नमेंट भी जिसको प्रोत्साहन दे रही है, तो पर्सनैलिटी पे कैसा क्वेश्चन कितना तैयार करना चाहिए? पर्सनैलिटी पे बहुत फ़ोकस करने की ज़रूरत है। जैसे हमने देखा कि इस बार जो क्वेश्चन आया था, इस बार उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बहुत सारी बुक्स, पूरा का पूरा जो हिस्टोग्राफी का पोर्शन था, उसमें 4-5 किताबें उन्हीं पर आधारित थी। मिक्स करके नहीं दिया था, वरना दे सकते थे। इस तरीके से करके पिछली बार जैसे सावरकर से रिलेटेड पूछ लेते हैं, भगत सिंह से रिलेटेड पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से करके जो हिस्टोरिकल हमारे पर्सनैलिटीज़ हुई हैं, या फिर जो हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, या हमारे जो राजनेता हुए हैं, अब ज़रूरत है कि उनकी पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड या उनकी पर्सनल अचीवमेंट से रिलेटेड भी हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि वो पूछा जाता है कि किसने किस छद्म नाम से कहाँ पर एंट्री ली। सावरकर के बारे में पूछ लिया जाता है, भगत सिंह के बारे में पिछली बार आया ही था कि को देश बदल कर जब वो गए तो उनका नाम क्या था। तो इस तरीके से अब जब उनके बारे में पूछा जा सकता है, तो अदर्स जो हमारे क्रांतिकारी हुए हैं या पर्सनैलिटीज़ हैं, उनसे भी पूछा जा सकता है। तो अब हमें इन इन चीज़ों पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। राजपूत काल को ज्यादातर स्टूडेंट नेग्लेक्ट करके चलते हैं, जो कि पूरी थर्ड यूनिट हमारी आती है, जिनके अंदर चोल, पल्लव, पांड्य, ये प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल और बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश आते हैं। तो इन पे भी स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए। इन पे क्या राय है आपकी? इनकी संस्कृति के संबंध में, मंदिर स्थापत्य के संबंध में काफी क्वेश्चन बनते हैं, इनके संबंध में दरबार में जो इतिहासकार जो हुए हैं उनकी स्रोत के संबंध में, तो इनको भी तैयार करना चाहिए बच्चों को। राजपूत काल का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ये आपका थर्ड यूनिट पूरी की पूरी यही आपका कवर करता है। हाँ जी, और इसी तरह से मॉडर्न में आपकी यूनिट 9 जो है, पूरा एक चैप्टर है हमारा स्वतंत्रता संग्राम, और उस एक चैप्टर को पढ़ लेने से आपके 10 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, तो उसको तो बहुत गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक चैप्टर अकेला और 2 यूनिट अकेली, तो बिल्कुल। उस वो यूनिट के लिए पूरी बुक पढ़नी पड़ती है, और वो एक चैप्टर ही अकेला है, तो कंपैरेटिवली देखें तो वेटेज उसकी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती बिल्कुल सही। और बस सबसे और एक चीज़ और भी बात है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में देखिए, जब आप भी एक स्टूडेंट होते हैं, आप भी कोशिश करते हैं भाई कुछ इधर से मिल जाए, कुछ इधर से मिल जाए, कुछ इस चैनल से मिल जाए, कुछ उस चैनल से मिल जाए, कुछ इस टेलीग्राम से मिल जाए, कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए, कुछ 5 मिल जाए। इसमें आपकी क्या राय है? आप हालाँकि आप एक टीचिंग में है भी आप और पढ़ा भी रहे हैं,
तो आप क्या मानते हैं, मतलब एक एज ए मैं स्टूडेंट? ये मानती हूँ सर कि हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए कि मैं ये देखती हूँ कि जैसे टेलीग्राम को मैं फॉर एग्जांपल ले लूँ, मैं बिल्कुल भी पक्ष में नहीं रहती टेलीग्राम को फॉलो करने के, क्योंकि टेलीग्राम पे जब आप जाते हैं तो आपको ऐसा माहौल दिखता है कि हर कोई पीडीएफ के पीछे भाग रहा है। कि ये पीडीएफ, वो पीडीएफ, मतलब संख्या ही नहीं है, आपको इतनी पीडीएफ मिल जाती है और आप वो डाउनलोड करते हैं और एक पीडीएफ भी अगर मिस हो जाती है ना, तो ये लगता है कि अरे हमारी वो पीडीएफ रह गई, बस किसी तरीके से हमें मिल जाए। और फ़ोन में स्पेस भरने के अलावा वो कोई काम नहीं करती। तो ऐसी चीज़ों से बचना है, आपको पीडीएफ के पीछे नहीं भागना। या एक चीज़ और कि हम देखते हैं कि अच्छा किसका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, हम उनसे बुक लिस्ट पूछ। अब कितने सारे लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है, सबकी बुक लिस्ट अलग है, तो हमें लगता है कि हम भी वही पढ़ लें। आपको अपने सोर्स के ऊपर भरोसा करके पढ़ना चाहिए। आप कोई भी सोर्स, मतलब एक बुक आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि आपने सजेस्ट किया था वही बुक्स हमने पढ़ी। हमने सौरभ चौबे जी की मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत पढ़ी, हमने जो है परीक्षा वाणी पढ़ी मॉडर्न के लिए, तो हम उस पे ही स्टिक रहे। कोई और बुक हमने टच भी नहीं करी। इवन बहुत लोगों ने बोला कि भई ये वाली बुक पढ़ लो, वो पढ़ लो, इससे हो जाएगा, इससे नहीं होगा, ये तो इतनी पतली-सी है, इसमें से कहाँ आएगा, इतना बड़ा एग्ज़ाम है। यूजीसी नेट टीचिंग के सेक्टर में तो एटलीस्ट सबसे बड़ा एग्ज़ाम यही माना जाता है। तो उससे कुछ नहीं होता है, आप जो भी सोर्स पढ़ रहे हैं सब अच्छा है, एक पर स्टिक रहिए, पीडीएफ के चक्कर में ना पढ़िए, उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी और वो जब पढ़ नहीं पाएँगे तो टेंशन होगी कि अरे! वो तो पढ़ा नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट था। तो वो कलेक्ट ही नहीं करना, डाउनलोड ही नहीं करना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। मैं तो कभी भी नहीं करती हूँ डाउनलोड। मेरे पास जो बुक्स हैं मैं बस वही पढ़ती हूँ और वही रिवाइज़ करती हूँ। परीक्षा वाणी मैंने ना जाने कितनी बार पढ़ ली होगी। इवन ग्रुप्स में भी हम लोग पढ़ा करते थे। पिछले साल जुलाई अगस्त तक हम लोगों ने ग्रुप स्टडी की है। तो तब मैं ही होती थी कि जो मैं पढ़ा रही होती थी और समझा रही होती थी। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जब मैं पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ तो मुझे वो और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है। स्टूडेंट लाइफ में कंट्रोवर्सी से कैसे, मतलब बचा रहना चाहिए, या इसका एक पार्ट होना चाहिए? वैसे तो नॉर्मली सभी जानते हैं कि बचा रहना चाहिए ना। ये सर, या तो आप कंट्रोवर्सीज़ का पार्ट बन जाइए या फिर आप अपने गोल के लिए आगे बढ़ते जाइए। तो चूज़ आपको करना है, बच्चों को करना है कि वो कंट्रोवर्सी का पार्ट बनना चाहते हैं इधर-उधर की बातों में, क्योंकि ये जो टाइम है ये दोबारा नहीं आता है। टाइम चला जाएगा, कंट्रोवर्सीज़ कुछ देकर नहीं जाएँगी, सिर्फ़ आपको 2-3 पल की खुशी दे जाएगी, शायद किसी को चिढ़ाने से, जलाने से या कुछ फालतू की कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करने से। आपका करियर नहीं बनेगा उससे। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, उन्हें इग्नोर कीजिए। अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए, पढ़ाई पे फ़ोकस करेंगे, वही आपके साथ हमेशा रहेगा। कंट्रोवर्सीज़ के साथ रहेंगे, कुछ नहीं होना। आप फिर वो जो लोग अभी आपके साथ खड़े हैं कंट्रोवर्शियल पार्ट बन के, वो तो आगे बढ़ जाएँगे किसी न किसी तरह से, आप वहीं खड़े रह जाएँगे। बहुत-बहुत तो धन्यवाद वो नहीं आपका करना। आकांक्षा। बहुत-बहुत बहुत ही फ़ायदेमंद आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये इनका एक्सपीरियंस रहेगा, और आप सभी इसको सुनना, समझना और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज़ आप यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको फ्री भी बहुत सारा मैटर अवेलेबल रहता है सब्जेक्ट का और फर्स्ट पेपर का। और अगर कोई स्टूडेंट बैच भी जॉइन करना चाहता है अभी जून के लिए या दिसंबर के लिए, वो हिस्सा बन सकते हैं। आप स्क्रीन पे मोबाइल नंबर आपका मिल जाएगा थंबनेल पे, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।